points to apply in task 1 report writing. Okay, introduction should describe the purpose of the report and say what the overall trends are. ठीक है, सो एक तो पर्पस क्या है, रिपोर्ट किसके बारे में है, एंड सेकेंडली ओवरऑल ट्रेंड्स क्या कहते हैं. ठीक है, कोई चीज है, सेल है, लेट्स से सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, गाड़ियों की सेल है. ठीक है, वो 1960 से लेके 2010 तक की है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि उसमें ओवरऑल ट्रेंड्स अप जा रहे हैं. सो ये इसका ओवरऑल ट्रेंड है. और अगर आप देखते हैं कि 1960 से तो बहुत ज्यादा थी सेल, बट कंटिन्यूसली कम होती गई है, ग्रेजुअली, मिनिममली, तो वो ट्रेंड डाउन हो रहा है. तो ये ओवरऑल ट्रेंड है. ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन में एक तो पर्पस रिपोर्ट का और सेकेंडली ओवरऑल ट्रेंड्स आपने डिस्क्राइब करने. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ग्राफ इज क्लाइंबिंग अप और ड्रॉपिंग डाउन. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा है, यू शुड मेंशन द चेंज और द चेंजेस एक्यूरेटली एंड मीनिंगफुली. ठीक है, अब जो उसमें चेंज आ रहा है उसको आपने बिल्कुल सही और बामायनी तौर पे जो है वो आपने मेंशन करना है. You need to remember that you are describing a graph to someone who does not see it. So your words must draw the picture. I think ये बड़ा एक important point है. वो पिक्चर नहीं देखेगा, वो just report से ही understand करेगा कि जो भी उसमें information दी गई है और उसके जो trends बताए गए हैं या जो उसमें values दी गई हैं. So इसके लिए your words must draw the picture. कि आप इस तरह से लिखें कि आपके words जो है वो एक तस्वीर बना दें, उसको समझने में आसानी हो जाए. राइट व्हाट द ग्राफ इज अबाउट. एक तो आप बताएं कि वो ग्राफ किसके मुतालिक है. इट्स डेट्स. ठीक है, ज्यादातर ये ईयर्स में ही होते हैं या मंथ्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड लोकेशन, कंट्रीज के बारे में है स्पेसिफिकली या किसी एक कंट्री के कुछ मखसूस शहरों के मुतालिक है. सो ये होगी इसकी लोकेशन डेट के बाद. एज वेल एज द राइट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स यूज्ड. ठीक है, मेजरमेंट्स क्या हो सकती हैं, टन्स में हो सकती हैं, डॉलर्स में हो सकती हैं, मिलियंस में, बिलियंस डॉलर्स में हो सकती हैं. ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स हैं. सो बेसिकली ये आपको इसके बारे में भी जो है वो लिखना होगा. आपके जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, नोट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, हेडिंग्स नहीं बनानी और बुलेट्स नहीं बनाने. ठीक है, कोई खूबसूरती लाने की जरूरत नहीं है. पैराग्राफिंग, ओनली एंड ओनली पैराग्राफिंग, जस्ट. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. Do not copy whole sentences or long phrases from the question. The examiner will recognize them and they will not count towards the minimum number of words you must write. क्योंकि अगर आपने as it is लिख दिया इंट्रोडक्शन को जैसे कि क्वेश्चन में है, so these words will not count. तो आपने पैराफ्रेजिंग करनी है. सिमिलर वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स हैं उनका यूज करें और थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो उनको चेंज करें. सो ऑल टुगेदर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन नहीं नजर आना चाहिए. ठीक है, वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए. और इसमें एक बड़ा जो कि कॉमनली फ्रेज यूज होता है, दिस ग्राफ्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन डिटेल्स. ठीक है, या दिस ग्राफ डिपिक्ट्स, या दिस ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन, या दिस ग्राफ शोज. ठीक है, सो इस तरह की कुछ स्टार्टिंग होती है. सो उससे आपने इंट्रोडक्शन को डेवलप करना है. द ओवरऑल ट्रेंड और द जर्नल ओवरव्यू. ठीक है, ये जो सेकंड आपका पैराग्राफ है, शुड सम अप द ग्लोबल और द जनरल ट्रेंड्स शोन इन द पिक्चर एंड कंपेयर देम इफ पॉसिबल. क्योंकि जो जनरल आपका ओवरव्यू है या ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है, उसको आपने सम अप करना है ग्लोबली या जनरल ट्रेंड शो करने हैं. आपने ये नहीं कि एक एक पॉइंट क्या अपने वहां पे डिस्क्राइब करना है. क्योंकि ये जो सेकंड आपका पैराग्राफ है ओवरऑल ट्रेंड्स का, इसमें सिर्फ वो हाई लेवल की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग डाउन, व्हाटएवर, सो उसके अकॉर्डिंगली आपने वो डेटा भी बताना है इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका जनरल ओवरव्यू है. योर पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट अपीयर एनीवेयर इन द रिपोर्ट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अपनी कोई राय आपने बिल्कुल कतई तौर पर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं करनी. यू शुड नॉट इंक्लूड अदर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द फिगर. अब अपनी तरफ से ही आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये इसकी जो भी मेजरमेंट है, लेट्स से कोई नंबर ऑफ नेट यूजर्स हैं. ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो 2050 में इतने हो जाएंगे, मतलब जस्ट आप एज्यूम कर रहे हैं. सो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि अपीयर नहीं हो रही है फिगर में, तो इसको आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना. और द चार्ट या फिर चार्ट में, सिंस दिस काइंड ऑफ राइटिंग कैन एंड विल प्रोबेबली बी पेनलाइज्ड. ठीक है, सो ये आपके मार्किंग
कम कर देगी अगर आपने अपनी कोई राय दी या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि उस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। द बॉडी पैराग्राफ शुड डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये ना आपकी सिलेक्शन है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने थोड़ा सा देखना ये कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या वो ट्रेंड्स हैं जो कि बॉडी पैराग्राफ्स में आपने डिस्क्राइब करने हैं। while all the information is summarized to avoid unnecessary details। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप समराइज भी कर सकते हैं, उनको आप कलेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं बजाय इसके कि आप अननेसेसरी डिटेल्स उसमें ऐड करें। ओके, when you are given too much information you need to group them and select the most noticeable ones। ठीक है, बात करते हैं मल्टीपल ग्राफ्स भी होते हैं, एक आपको बार चार्ट दिया होगा और साथ में एक पाई चार्ट भी दिया होगा या लाइन ग्राफ दिया होगा। सो ऐसी सूरत में कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको आप ग्रुप कर लें और उसमें से सिलेक्ट करें द मोस्ट नोटिसेबल वंस, उनमें से जिनको सबसे ज्यादा आप समझते हैं कि काबिल तवज्जो है उनको आपने चूज कर लेना है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रुप कर देना है। इफ देयर इज अ ग्राफ दैट हैज टू पीक्स, कि अगर कोई ग्राफ है उसकी दो बुलंद तरीन सतहें हैं, यू शुड मेंशन देम एंड टेल व्हेन दोस पीक्स अपीयर्ड। तो आपको दोनों पीक्स का बताना है। अच्छा, ये डिप्स भी हो सकती हैं, तो जो पीक्स होंगी या डिप्स होंगी, ठीक है, उनको आपने जरूर डिस्क्राइब करना है। यू शुड मेंशन देम एंड टेल व्हेन दोस पीक्स अपीयर्ड एंड व्हाट द पीक वैल्यूज आर। ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज हैं वहां पे। हाउएवर इफ देयर आर 5 सिमिलर ट्रेंड्स, और अगर 5 एक ही तरह के ट्रेंड्स हैं, यू नीड टू ग्रुप द इंफॉर्मेशन, फिर आप उनको ग्रुप कर ले इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर लेंथ राइटिंग which can lead to a waste of time। ठीक है, सो ओवर लेंथ राइटिंग जो है वो लीड टू वेस्ट ऑफ टाइम भी है एंड पेनलाइज्ड भी होती है। क्या आपने एक्सेसिव वर्ड्स यूज किए हैं, इसका मतलब है कि आपकी वो स्किल डेवलप नहीं हुई है जो राइटिंग में होनी चाहिए कि आप कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को बेहतर तौर पे बयान कर सकते हो। नोटिस हाउ मेनी डिस्टिंक्टिव फीचर्स द डायग्राम और द ग्राफ हैज। कि आपने सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि कितने उसके कुछ डिस्टिंक्टिव, मतलब जो कि नुमाया तौर पे नजर आने वाली कुछ फीचर्स हैं द डायग्राम और द ग्राफ हैज, एंड डिवाइड देम इनटू पैराग्राफ्स। तो फिर आपने क्योंकि एक पैराग्राफ में एक आपकी फिगर की हिस्सा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और इसी तरह सेकंड में वन पैराग्राफ वन सेट ऑफ फीचर्स। तो एक पैराग्राफ में एक सेट ऑफ फीचर्स होंगे, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रेंड्स, जो एक ही तरह के ट्रेंड्स के होंगे। You should also link the paragraphs by sentences that logically connect them to one another। आपको यूज करना होगा कंजंक्शंस को, या कंजंक्शंस के अलावा वर्ड्स जैसे इन एडिशन, फर्दरमोर, मोरओवर, ऑन द कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, ठीक है, इन कंपैरिजन भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप एक पैराग्राफ को एंड करते हैं ना, तो सेकंड को जब स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्टली शुरू कर दें डिटेल्स देने से, तो आप इन एडिशन का भी अगर यूज कर लेंगे तो वो लॉजिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, ये जो वर्ड्स अभी मैंने बताए, सो इनमें से कोई वर्ड अप्रोप्रिएट हो सकता है जो उस ग्राफ की उस ट्रेंड के मुताबिक आपको अप्रोप्रिएट लगे। तो पैराग्राफ्स को आपने लॉजिकली कनेक्ट करना है, तो उनके लिए इन वर्ड्स का आपने यूज करना है। You need to write about all the periods of time and all the subjects of the graph of the figure। अच्छा, ये ना पॉसिबल नहीं है। अभी जब हम ग्राफ्स को देखेंगे, अगर आपको लेट्स से 1960 से 2020 तक का दिया गया 10 इयर्स के इंटरवल के साथ, तो अब आपके पास इतने ज्यादा जो होंगे ये सारे फिगर्स, तो आप एक एक को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीरियड्स ऑफ टाइम में, और तमाम सब्जेक्ट को करना तो पॉसिबल होगा ऑफ द ग्राफ, और वो जरूरी भी है। ठीक है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे एनर्जी सोर्सेज के हवाले से कि कौन से कंट्रीज हैं जो सोलर को यूज कर रहे हैं, तो उसमें 5 कंट्रीज हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि आपने एक कंट्री छोड़ दी है, सोलर के यूटिलाइजेशन के हवाले से उनकी कोई परसेंटेज दी गई है। तो सब्जेक्ट्स जो होंगे वो तो कंप्लीट आपने करने हैं। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम पर आप जो आपको एक तो स्टार्टिंग जो है, ठीक है, और एक जो एंडिंग है, ये दो फोकस करें। और एक देखें बीच में जहां पे बहुत ज्यादा कोई ड्रेस्टिक चेंज आया है, तो पीरियड्स ऑफ टाइम सारे लिखना जरूरी नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए फिर बहुत एक्सेसिव राइटिंग हो जाएगी। तो आपने मखसूस वो टाइम देखना है जिसपे कुछ ऐसी ट्रेंड में चेंजिंग आई है
जो कि आप समझते हैं वो नोटिसेबल है और उसको रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए। If it shows several years, for example 1992 से 1995 तक, write about all of them. हर एक के बारे में लिखें, क्या ट्रेंड उस पे चेंज आया, कितनी उसकी वैल्यू थी। इट ऑल डिपेंड्स कि ये अगर इतने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, अगर आप इसमें बता दें 1992 में कार सेल्स थी, लेट्स से, ठीक है, उसकी कोई एक खास फिगर है, फिर 1993 का बता दें, उन दोनों का कंपैरिजन देखें 1992 में और 1993 में कितनी उसमें कमी आई है या ज्यादा हुई है सेल्स। सो ये उसके कंपैरिजन हो जाएंगे। ठीक है, राइट अबाउट ऑल ऑफ देम। इफ इट इज अबाउट मेन एंड वुमेन, राइट अबाउट बोथ जेंडर्स। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट्स में आप नहीं मिस कर सकते, वो आपको करने हैं सबको डिस्कस। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड्स ऑफ टाइम जो है उसमें एक्सेप्शन हो सकती है कि कुछ ईयर्स आपको लगते हैं कि ये बड़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है, इतनी नहीं है, हाईलाइट करने वाली जरूरी नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। Remember that summarizing doesn't mean throwing away information. ठीक है, अब ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत कोई अहम इंफॉर्मेशन थी वो आपने वैसी निकाल दी। सो समराइजिंग का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें, जो मोस्ट क्रिटिकल है वो आपने उसमें रिपोर्ट में देनी है अपनी। द की हियर इज टू सेलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये चीज अहम है, ये आपने खुद सेलेक्ट करना है कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज इट एंड मेक कंपैरिजंस। ठीक है, और कंपैरिजंस का वर्ड बार बार आ रहा है, अभी ये मैं आपको बताऊंगा। ये कंपैरिजंस थोड़ा सा आपको परसेंटेजेस के प्लस माइनस में, ठीक है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई चीज बड़ी है, ठीक है, उसकी ये भी उसकी सिमिलैरिटीज में भी आ सकती है। विच इज डिस्क्राइबिंग बोथ द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस वेयर रेलिवेंट। ठीक है, सो कुछ चीजें जो मिलती जुलती हैं या उनसे मुख्तलिफ हैं, इन दोनों को ही डिस्क्राइब करना असल में कंपैरिजंस इसको कहा जाता है।